8 जुलाई बुधवार 1942। इसमें एन फ्रैंक ने अपनी प्यारी गुड़िया किट्टी को संबोधित किया है। इस दिन एन फ्रैंक गुप्त आवास पर जाने के विषय में लिखती है। उसकी बड़ी बहन को ASSK से बुलावा आने पर घर के लोग गुप्त आवास पर जाने की तैयारी करते हैं। ये उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। एन ने अपने थैले में अजीबोगरीब चीज़ें भर डाली। उसने सबसे पहले अपनी डायरी रखी, क्योंकि लेखिका के लिए स्मृतियाँ पोशाकों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थी। एन व वानदान के परिवार वाले गुप्त आवास की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार एन ने अपनी गुड़िया संबोधित किया। 8 जुलाई को किस प्रकार वो वहाँ से तैयारी करके निकली। फिर कहती है तुम्हारी एन। अब उसको बाकी कल लिखेंगे। तुम्हारी एन अब गुड़िया को संबोधित करते हुए लिखती है। अब आया 9 जुलाई गुरुवार 1942। इस दिन वे अपने छिपने के स्थान पर पहुंचते हैं। ये गुप्त आवास उनके पिता का ऑफिस है। वह घर के कमरों के बारे में बताती है। ये भवन गोदाम व भंडार घर के रूप में प्रयोग होता था। यहाँ इलायची, लौंग, काली मिर्च वगैरह पीसे जाते थे। गोदाम के दरवाजे से सटा बाहर का दरवाज़ा है, जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है। एन बताती है कि वो ऑफिस का प्रवेश द्वार है। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचने पर एक और द्वार है, जिस पर शीशे की खिड़की है, जिस पर काला शीशा लगा हुआ है। इस पर कार्यालय लिखा है। इसी कमरे में दिन के समय बेब, मिएप व मिस्टर क्लीमेन काम करते हैं। एक छोटे से गलियारे में दम घोटू अंधियारे से युक्त एक छोटा सा कमरा बैंक ऑफिस है। यहाँ मिस्टर कुगलर व वानदान बैठते थे। मिस्टर कुगलर के ऑफिस से निकलकर तंग गलियारे में प्राइवेट ऑफिस है। नीचे की सीढ़ियाँ वाले गलियारे से दूसरी मंजिल का रास्ता है, जो गली के तरफ खुलता है। यहीं पर एन फ्रैंक और उसका परिवार रहता है। इस प्रकार से एन बताती है कि वो कैसे वहाँ पर रहती है, और उसने पूरी अपनी जहाँ पर रहती है उस इमारत की उसने उसको सैर कराई, अपनी डायरी के माध्यम से किट्टी को बताया। अब आया 10 जुलाई शुक्रवार 1942। इस दिन एन गुप्त आवास से के पहले दिन का वर्णन करती है। यहाँ पहुँचने पर उसकी माँ व बहन पूरी तरह से थक जाती हैं। एन और उसके पिता अपने नए आवास को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। वे भी बुरी तरह थक जाते हैं। बुधवार तक तो उन्हें ये सोचने की फुर्सत नहीं थी कि उनकी ज़िंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है। एन लिखती है तुम्हारी एन अपनी गुड़िया को बताती है। अब आया 28 नवंबर 1942 शनिवार का दिन है। इसका आशय इस प्रकार है। वह बताती है इन दिनों में वे बिजली की राशन ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। उन्हें और किफ़ायत करनी होगी ताकि बिजली कट ना जाए। 4 साढ़े 4 बजते ही अंधेरा हो जाता है। उस समय पढ़ा नहीं जा सकता। ऐसे समय में वे उल जलूल काम करने लगती है, हरकतें करके अपना दिन को गुजारती है। दिन में पर्दे नहीं हटा सकते ताकि कोई देख लेगा और उनको वहाँ से पकड़ कर ले जाएगा। अंधेरा होने के बाद पर्दे हटाकर पड़ोस में ताक झाँक कर लेती है। लेखिका डसेल के बारे में बताती है कि वे बच्चों से बेहद प्यार करते हैं। उनके भाषण सुनकर वह बोर हो जाती है।
वह उनकी अनुशासन संबंधी बातें नहीं सुनती है। वे चुगलखोर हैं। वे सारी बातों की रिपोर्ट मम्मी को दे देते हैं और मम्मी मुझे उपदेश सुनाने लगती है। कभी कभी मिसेस वान दान 5 मिनट बाद उसे बुलवा लेती हैं। हर समय डांट फटकार धुतकारा जाना आदि झेलना आसान नहीं होता। एन अपनी गुड़िया किट्टी से कहती है। रात को बिस्तर पर लेटकर लेखिका अपनी कमियों व अपने कार्यों के बारे में सोचती है कि उसकी कौन सी कमी है, उसने कौन से कार्य किए, उनके बारे में वो सोचने लगती है। तो उसे हंसी व रोना दोनों आते हैं। वह स्वयं को बदलने की कोशिश करती है। वो कहती है, तुम्हारी एन। अब आया शुक्रवार 19 मार्च 1943। एन बताती है कि तुर्की के इंग्लैंड के पक्ष में न आने से हम निराश थे। 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे थे। जैसे मोदी शासन ने 500 के नोट अवैध घोषित कर दिए थे, 1000, 500, 2000 के नोट, वैसे ही उस समय जो वहाँ की राशि है उसको गिल्डर कहा जाता है, उसको अवैध घोषित कर दिया गया था। इससे काला बाजारी को झटका लगेगा, साथ भूमिगत लोगों को नुकसान भी होगा, क्योंकि वे इन नोटों के लिए सबूत नहीं दे रहे थे। गियर्स एंड कंपनी के पास 1000 गिल्डर के कुछ नोट हैं, जिन्हें आगामी वर्षों के लिए अनुमानित कर की अदायगी में निपटा दिया है। उसको लग रहा था कि जो पैसे हैं वो जो टैक्स के रूप में हम उन पैसों को खर्च कर देंगे। मिस्टर डसेल को कहीं से पैरों से चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन मिल गई। वह उनसे अपने दांतों का पूरा चेकअप करवा लेंगी। घर के कायदे कानून के पालन में मिस्टर डसेल आलसी हैं। वे चार्लोट व अन्य लोगों से चिट्ठी पत्री बनवाए हुए हैं। मार्गोट उनके पत्रों को ठीक करती है। पापा ने उन्हें यह काम बंद करने को कहा। लेखिका जर्मन घायल सैनिक व हिटलर के बीच की बातचीत को रेडियो पर सुनती है। घायल सैनिक अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। उसी समय उसका पैर टेसैल के साबुन पर पड़ गया और साबुन खत्म हो गया। साबुन फिसलकर नाली में चला गया। उसने पापा से इसकी भरपाई करने को कहा, क्योंकि युद्ध के समय महीने में घटिया साबुन की ही बट्टी मिलती थी। तुम्हारी एन। उसने अपनी गुड़िया को, किट्टी को बताया कि किस प्रकार से वो वहाँ पर वह जीवन व्यतीत कर रही थी। अब आया शुक्रवार 23 जनवरी 1944। इसमें लेखिका किट्टी अपनी गुड़िया किट्टी को संबोधित करती हुई कहती है, पिछले कुछ सप्ताहों में उसे परिवार के वंश वृक्षों और राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं से खासी रुचि हो गई है। वह मेहनत से स्कूल का काम करती है। वह रेडियो पर BBC की होम सर्विस को समझती है। वह रविवार को अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें देखने में गुजारती है। मिस्टर पुगलर उसके लिए सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका लाते हैं। परिवार के लोग उसे पैसे की बर्बादी मानते हैं। बेब शनिवार को अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने की बात बताती है तो वह उसे पहले से ही फिल्म के मुख्य नायकों व नायिकाओं के नाम व समीक्षाएं बता देती है। मम्मी कहती है कि उसे सब याद है, इसलिए उसे फिल्म देखने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वह अपनी नई केस सज्जा करके बाहर आती है तो सभी कहते हैं कि वह फला फिल्म स्टार की नकल कर रही है। वह कहती है कि वह उसका स्टाइल है, उसने किसी की नकल नहीं की, फिर भी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वो कहती है जब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं तो अपने बालों को फिर से खोल लेती है, गुस्सा कर फिर से बालों खोल लेती है। तुम्हारी एन। अब आया बुधवार 28 जनवरी 1944।
इस दिन एन अपनी गुड़िया किट्टी से कहती है कि तुम्हें इस दिन मेरी बासी खबरें सुननी पड़ती हैं। हर दिन तुमको मेरी बासी खबरें सुननी पड़ती हैं। तुम्हें मेरी बातें नाली के पानी के समान नीरस लगती होंगी, परंतु उसकी दशा भी ठीक नहीं है। प्रतिदिन उसे मम्मी या मिसेस वान दान के बचपन की कहानियाँ सुनने को मिलती है। उसके बाद डसेल अपने किस्से सुनाते हैं। किसी भी लतीफ़े को सुनने से पहले ही उसकी पंच लाइन उन्हें पता होती है। एनेक्सी की हालत ये है कि यहाँ नया या ताज़ा सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। जॉन और मिस्टर क्लीमेन को अज्ञातवास में छुपे या भूमिगत हुए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। हमें उनकी तकलीफ़ों से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गए हैं, तथा उनकी खुशी में खुशी होती है जो कैद से आज़ाद हो गए हैं और कैद से आज़ाद हो गए हैं। कुछ लोग इन कष्ट पीड़ित की सहायता करते हैं। वे नकली पहचान पत्र बनाते हैं, छुपे हुए लोगों को वित्तीय सहायता भी देते हैं तथा युवाओं के लिए काम खोजते हैं। ये लोग जान पर खेलकर दूसरों की मदद करते हैं। इन सब के साथ ही वे भी ख्याल रखते हैं कि इस तरह की चालाकियों की जर्मनी वालों को हवा न लगे। तुम्हारी एन।